दोस्तों, जिस वक्त हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया की नज़र ईरान की जंग पर टिकी है, उसी बीच आज देश में अहम चुनाव का ऐलान हुआ है। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक 5 अहम राज्यों में होने वाले ये जो चुनाव है, मोदी के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होने जा रहे हैं। और खासकर पिछले कुछ समय से जिस तरह से बीजेपी और मोदी खुद तमाम तरह के विवादों में फंसे हुए हैं, वो चाहे अमेरिका का प्रेशर हो, एप्स्टीन फाइल्स हो या बहुत से और मुद्दे हो, मोदी अगर ये चुनाव नहीं जीतते हैं तो फिर आगे का सफ़र क्या है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। उधर संडे के दिन, छुट्टी के दिन, आज ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दिया 5 राज्यों में। सवाल इस बात का है कि संडे के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, इतनी हड़बड़ाहट में क्यों? क्या मंडे को संसद में बवाल होने जा रहा था ज्ञानेश कुमार को लेकर? इसी डर से संडे को कर दी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये क्या ये बात सही है कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी हिली हुई है? क्योंकि संसद में 193 अपोजिशन मेंबर्स ने, एमपीज ने दस्तखत करके ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने का नोटिस दे रखा है। लोकसभा में भी नोटिस है, राज्यसभा में भी नोटिस है, महाअभियोग का, इंपीचमेंट का। और जो आरोप हैं इलेक्शन कमिश्नर पर बेहद गंभीर हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन पर दारोमदार है कि वो साफ सुथरे, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, उन पर पार्लियामेंट के अंदर जो नोटिस सर्व किया गया है महाअभियोग का, उसमें जिस तरह के आरोप हैं, बहुत से आरोप मैं खुलकर डिस्कस भी नहीं कर सकता, क्योंकि आरोप ये चुनावी धांधली को लेकर है, मिसकंडक्ट को लेकर है, बैड बिहेवियर को लेकर है, वोटर लिस्ट में और खासकर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के वोट काटना, इस तरह के जिस इलेक्शन कमिश्नर पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप है, वो तारीखों का ऐलान कर रहा है और आचार संहिता, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर रहा है। वो शख्स जिस पर खुद आचार संहिता के आरोप हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में। दोस्तों, मार्च का महीना है, बल्कि आधा महीना गुजर चुका है और अगले महीने से ही वोटिंग है। अप्रैल से 4 मई को नतीजे आ रहे हैं। इम्तिहान मोदी का भी है, राहुल गांधी का भी, विपक्ष का भी है, ममता बनर्जी का खासकर है। अब पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 23 और 29 को वोटिंग है, 4 मई को वहाँ पर नतीजे हैं। असम में सिर्फ 1 चरण में चुनाव है, 9 अप्रैल को वोटिंग है। केरल में भी 9 अप्रैल को वोटिंग है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु 1 चरण में चुनाव है, 23 अप्रैल को वोटिंग है। और पुडुचेरी जो है 9 अप्रैल को वोटिंग है। यानी अप्रैल में वोट है और 4 मई को एक साथ नतीजे, मशीनें खुलेंगी तो नतीजे आएंगे। और उस दिन पता लगेगा कि क्या नरेंद्र मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र या फिर बिहार जैसा कमाल कर पाते हैं बंगाल में, असम में, और या तमिलनाडु में खाता खोल लेते हैं, कुछ ज़्यादा सीटें उनको मिल जाती हैं। कि ऐसा हो सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी के लिए ग्रह दशा बहुत अच्छी नहीं है इस बार। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट के पास आऊँ, मैं चाहता हूँ कि एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि नरेंद्र मोदी, शुरू में मैंने जिक्र किया, फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत वीक विकेट पर है, कमज़ोर टर्फ पर है, विकेट पर। इसलिए हर तरफ से घिर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे पार्टी के भीतर जो घमासान है वो, चाहे उनके आरएसएस से रिश्ते हों, चाहे जिस तरह से इकॉनमी आगे फंसती चली जा रही है देश की, या फिर ये जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की जंग है, उसमें जो मोदी जी का स्टैंड पहले था और अब है, इसको देखकर, या फिर एप्स्टीन फाइल को देखकर, या फिर टैरिफ को देखकर, ऐसे बहुत से सवाल हैं कि जो मोदी का रास्ता है आसान नहीं है। और एक बात मत भूलिए कि मोदी जी जहां 4 जून 2024 को खड़े थे, अल्पमत में सरकार थी, 240 पर बीजेपी खड़ी थी, आज भी बीजेपी 240 पर ही है, 240 पर। आज भी बीजेपी अल्पमत में है, 32 सीट नीचे है मेजॉरिटी मार्क से। यानी कहीं ना कहीं मुसीबतें भी हैं और सदन में स्थिति भी कमज़ोर है बीजेपी की। अब दोस्तों, पिछले 30-32 साल से लोकसभा देख रहे, संसद देख रहे इस देश के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट उमाकांत जी, आज मैंने उनको बुलाया है क्योंकि मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या बंगाल मोदी वाकई जीत लेंगे। कल उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त रैली की, ऐतिहासिक। तो क्या मोदी को समर्थन बंगाल में मिल रहा है या ऐसा कुछ नहीं है ज़मीन पर? अभी भी ममता पूरी तरह से इंटैक्ट है, उनका वोट इंटैक्ट है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ बड़े पैमाने पर वोट काटे हैं।
असम एक बहुत क्रूशल है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं असम में ही बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी है। असम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और क्या दक्षिण में मोदी पैर जमा पाएंगे? ये कुछ क्रूशल क्वेश्चंस हैं, मैंने उमाकांत जी से पूछी, उनको ज़रूर सुनिएगा। जंग के बीच देश की सियासत, उसका क्या हाल है, वो भी हमें जानना चाहिए। लखेड़ा साहब, आप इतने बरसों से लोकसभा कवर कर रहे हैं, संसद कवर कर रहे हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं जो पार्लियामेंट कवर करते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि भाई जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो है नोटिस हो इम्पीचमेंट का, कुर्सी से हटाने का, महाअभियोग का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो डेट अनाउंस कर रहा है। जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, लोकसभा राज्यसभा में नोटिस जा चुका है, और वो बड़े आराम से बैठ के, शान से बैठ के जो है वो क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव की जो है तारीखें जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से बेशर्मी कही जाएगी, या मतलब कानून को ही ताक पे रख दिया, परंपराओं को ताक पे रख दिया? क्या करना चाहिए था ज्ञानेश कुमार को? देखो, सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट ओवर नहीं करनी चाहिए थी, प्रेस ओके। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए थी उनको। वो दूसरे जो दो अधिकारी हैं, मिस्टर संधू और मिस्टर जोशी, जो वो भी तो कमिश्नर हैं आईएएस जी। ऑफिसर है ना। वो जी जी, उनको किसी को बिठा देते, खुद बगल में बैठ जाते। और जैसे उनको अभी कुछ दिन पहले तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव आया, उन्होंने बैठक में नहीं आए। वो मतलब कम से कम उन्होंने इतना लिहाज रखा। वो प्रस्ताव गिर चुका है या नहीं गिर चुका है एक अलग इश्यू है, लेकिन सवाल यह है कि आप क्या पार्लियामेंट से सुप्रीम हो गए? लोकसभा में अगर लोकसभा का और राज्यसभा का कुछ तो आप सम्मान रखते, चलो सांकेतिक सम्मान रखते, वैसा सम्मान तो इनका है नहीं। ना इस सरकार का सम्मान है संसद के प्रति, तो उनके इलेक्शन कमिश्नर या उनके जो प्यादे हैं ज्ञानेश कुमार, जी। उससे तो उम्मीद करना बेकार है। लेकिन 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 उनको लेकिन नहीं लखेड़ा आना साहब, चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद नहीं करनी चाहिए थी। ठीक ठीक ये तकादा था नैतिकता का, नैतिकता तो है नहीं, जैसे हम कह चुके हैं पहले। जी ठीक है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कायदे से उनको तारीखों का ऐलान नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग में दो और कमिश्नर हैं, उनको मौका देते, और जब ये मामला निपट जाता तो लखेड़ा साहब कह रहे हैं तब भले ही आप आते। लेकिन जब आप पे आरोप हैं, नोटिस है राज्यसभा में, लोकसभा में तकरीबन 200 सांसद दस्तखत कर चुके हैं आपको हटाने के लिए, ऐसे में आपको इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए था। ये लखेड़ा साहब करे। लखेड़ा साहब, एक चीज़ बताइए, आपकी तो ममता बनर्जी के सांसदों से बात हो रही है, राहुल गांधी और उनके सांसद, उनसे आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी है या बाकी अपोजिशन पार्टी हैं, सबसे आपकी बातचीत होती रहती है और कर भी रहे हैं। नाराजगी क्या है दरअसल? मतलब कौन से आरोप लगे इनके ऊपर, जो बेसिक इनके ऊपर एक तरह से चार्जशीट तैयार की है अपोजिशन ने, तो मुख्य चार्ज क्या है जो नोटिस दिया गया है देखो, लोकसभा में, देखिए, जो राज्यसभा में? जो आपने आपने जो सवाल बड़ा मजेदार पूछा कि इन पर आरोप क्या लगे, ये पूछिए कि इन पर कौन सी चीज है जिसके आरोप नहीं लगे। ओ। देखिए, इनके खिलाफ वोटर लिस्ट में धांधली, ईवीएम की धांधली, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, अपोजिशन पार्टीज को टारगेट करना, उनके वोट कटवाना, माइनॉरिटी के वोट कटवाना, बिना राज्य सरकार को पूछे हुए एसआईआर लागू करना। 20-25 दिन पहले लिस्ट बन रही है, 2 महीने पहले आप एसआईआर लागू कर रहे हैं। और अगर अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे टीएमसी के आपने नाम लिया, तो लोग सांसद गए। मैं तो टीएमसी क्या, सर्वदलीय एक प्रतिनिधि मंडल गया था जिसमें 20-22 एमपी थे। 6 महीने हुए इस बात को। इन्होंने इतनी बदतमीजी से, और उसमें कई तो एडवोकेट्स हैं, इन्होंने इतनी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग हैं जो टॉप लॉयर हैं देश के, इन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ ऐसा हेड मास्टर का बदतमीजी की। व्यवहार कर रहे हैं। तो इन पर इनकी इनकी इनमें कोई नैतिकता नाम तो कोई चीज है ही नहीं। और आप अपोजिशन पार्टीज को, ये इन्होंने ये बना दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक ब्रांच जी। ऑफिस है इलेक्शन कमीशन, तो ऐसी उम्मीद थोड़ी की जा सकती। तो इन पर जो आरोप लगे हैं बहुत जघन्य आरोप हैं, और कोई सरकार आएगी तो ये बचेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह के आरोप हैं, इन्होंने डेमोक्रेसी के साथ जिसको कहते हैं छलावा किया, मैं कहता हूं क्राइम किया। ठीक। इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता कि कोई सरकार बनी नहीं, कहीं कोई हार रही है, उस वहां आपने दूसरी सरकार को जीता हुआ घोषित कर दिया। हर जी, लेवल समझ पर गए। जितने वोट पड़ने थे, जितने वोट नहीं पड़े, उससे ज्यादा वोट गिन लिए गए, और आज तक ठीक है। जवाब नहीं दिए। और मैं जी, तो निर्लज्जता कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो हाई कोर्ट है, इनका क्या हालत है, ये चुप बैठे हुए हैं। जी समझ गए, समझ गए। आप कह रहे हैं एक
एक बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, ये कह रहे हैं। हर तरह के आरोप हैं, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप, दुर्व्यवहार करने के आरोप, वोट काटने के आरोप, कह रहे हैं माइनॉरिटी के वोट काट दिए या एससी एसटी के कहीं वोट काट दिए, इस तरह के बहुत से चार्जेस हैं। कहीं पर मशीनों का खेल, इस तरह के भी आरोप लगे हैं। और जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई होना तो यही चाहिए था कि जब तक आप नोटिस पीरियड में हैं तो आपको कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए था, और आपके सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। चलिए खैर, ये तो अब ज्ञानेश कुमार की बात हो गई, अब क्या मैं बात करूँ, मैं तो बात आ रहा हूँ असली 4 मई को जो नतीजे आएंगे। भाई वोटिंग है, 5 राज्य हैं। लखेड़ा साहब, ज्ञानेश कुमार के बारे में बहुत बात हो गई, अब ज्ञानेश कुमार जाने, मोदी जी जाने, अमित शाह जाने, मुझे ये बताइए कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, 4 मई को नतीजे आ रहे हैं साहब, मशीनें खुलने जा रही हैं 4 मई को। ये बताइए, बंगाल से शुरू करता हूँ, बंगाल में क्या लग रहा है? क्या इस बार बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत सकती पहली बार, या ममता बनर्जी अल्टीमेटली जीतेंगी? ममता बनर्जी? देखिए, अगर पब्लिक की नब्ज को संभालेंगे तो ममता बनर्जी जीतेगी, लेकिन क्या ममता बनर्जी को जीतने देगा इलेक्शन कमीशन? क्योंकि चुनाव ओके। भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही बंगाल में। बंगाल में चुनाव लड़ रहा है इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, और 60 लाख से ऊपर जो वोट काटे गए हैं, उससे तो चमत्कार होगा अगर ममता बनर्जी जीत जाए। मैं तो आज आपको रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है, पूरा सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है। अब यह है कि जनता का मूड है, बंगाल की जनता क्या चाहती है। लेकिन जनता तो चाहती है इनको हराना, लेकिन ये हारेंगे ओके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मोर्चे पर डटा हुआ है। जी। चलिए। एक बड़ी लाइन लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार के जीतने के प्रबल चांसेस थे कांग्रेस के साथ, लेकिन महाराष्ट्र में भारी उलटफेर हुआ। हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से जितने भी इलेक्शन के सर्वे थे सब में कांग्रेस बहुत आगे हरियाणा में थी, लेकिन अल्टीमेटली जिस दिन नतीजे आए तो बीजेपी जीत गई। इन्होंने कहा कि ये खेल जो है इलेक्शन कमीशन का बंगाल में इस बार बहुत प्रचंड खेल होने जा रहा है, और ऐसे में अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो बड़ी बात होगी, लेकिन पब्लिक का मूड ममता बनर्जी की तरफ है। अच्छा, तमिलनाडु में तो बीजेपी बहुत कमजोर है, क्या आपको लगता है वहां भी इलेक्शन कमीशन कोई खेल करेगा, या आपको लग रहा है तमिलनाडु डीएमके स्टालिन ही जीतेंगे? देखिए, जो अभी जो मेरे पास रिपोर्ट है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये जो रेसगारी है, छुटपुट रेसगारी, उसको लेकर के कोशिश कर रहे हैं। और अब जो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट साहब बनाए वो भी इसी लिहाज से, देखिए ये कार्ड जो पत्ते खेलते हैं इसी हिसाब से खेलते हैं कि इससे चुनावी लाभ क्या होगा। लेकिन जी। जो जमीनी जो रिपोर्ट है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि इनको पुडुचेरी ओके। पुडुचेरी में या तमिलनाडु में या केरल में कोई इनको दूर दूर तक चलिए, सरकार बनाने की कोई नौबत आएगी। चलिए, तो आपने एक सवाल के जवाब में तीनों ही स्टेट गिना दिया। आपने कहा तमिलनाडु में कोई चांस नहीं है, केरल में कोई चांस नहीं है, पुडुचेरी में कोई चांस नहीं, साउथ इंडिया में बीजेपी, अमित शाह, मोदी के कोई चांस नहीं है, इन स्पाइट ऑफ इलेक्शन कमीशन के बावजूद, ये कह रहे हैं। अच्छा, असम में सुन रहे हैं भाई हेमंत बिस्व शर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और सरकार भी बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है असम में। क्या आपको लगता है असम में फाइट है, टफ फाइट है बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, सीधा सीधा चुनाव है, या यहाँ भी आपको लग रहा है कि बड़ा खेल होगा? देखिए, 10 साल हो गए वहाँ बीजेपी की सरकार बनी हुई है, 10 साल हो गए, और 10 साल में भी अगर आज की तारीख में कांग्रेस वहाँ टक्कर दे रही है, तो कांग्रेस फाइट में है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जो कांग्रेस का वहाँ संगठन है असम में, वो संगठन बड़ा वीक विकेट पर है, और कमजोर संगठन के बल पर अगर कांग्रेस फाइट कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। मुझे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, और मुझे लगता है चुनाव में काफी कुछ मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा। और असम जी। में जनता का जो पॉपुलर जो वोट है, पॉपुलर वोट जो पब्लिक का जो वोट है, वो पब्लिक का वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जाएगा तो सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तो है ना आपके पास, ओके, ठीक मशीनरी आपके ठीक। पास है, सेंटर आपके पास है, राज्य सरकार चलिए। आपके पास है, और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री आपके पास है। तो ऐसी जी। स्थिति में आप कैसे कैसे जीत हासिल करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा ठीक चैलेंजिंग है। है कांग्रेस के लिए। जी। असम चैलेंजिंग है, असम चैलेंजिंग है कांग्रेस के लिए। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि जो पब्लिक है उसका जो मूड और स्विंग है वो ममता बनर्जी की तरफ है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के साथ है। और एक आप कह सकते हैं गहरी प्लानिंग पहले से ही बन रही थी, महाराष्ट्र जैसी प्लानिंग, बिहार जैसी प्लानिंग बंगाल में बन रही है। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी नदी पार कर जाती हैं, चुनाव की वैतरणी पार कर जाती हैं, तो बड़ी बात होगी।
लेकिन पब्लिक इज विद ममता बनर्जी। जो तमिलनाडु की हम बात कर रहे थे, केरल की बात कर रहे थे, या पुडुचेरी, बाकी जो 3 स्टेट हैं वहाँ लखेड़ा साहब का ये कहना है, अनुभवी पत्रकार हैं, इनका कहना है कि बहुत मुश्किल है कि वो जंग बीजेपी जीते। बीजेपी कहीं वहाँ पर दिखती नहीं है साउथ इंडिया में। कुल मिलाकर दोस्तों आज इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हुई हैं, 4 मई को नतीजे हैं, और इसमें हार और जीत नरेंद्र मोदी के लिए, जो एक आप कह सकते हैं हर समस्या से घिरे हैं, चाहे वो जंग को लेकर नरेंद्र मोदी का स्टैंड हो, या फिर डोमेस्टिक अगर आप पॉलिटिक्स देखें, महंगाई बढ़ रही है, हर जगह गैस सिलेंडर को लेकर जो किल्लत है, और भी बहुत सी समस्याएं हैं, इंटरनल समस्याएं बीजेपी की हैं। नरेंद्र मोदी एक वीक विकेट पे दिखते हैं। ये 5 चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी 2 राज्य जीतते हैं या 1 राज्य जीतते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी इज़्ज़त तो बच सकती है बीजेपी की, लेकिन अगर कहीं असम भी हाथ से गया, असम चला जाता है क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और पश्चिम बंगाल में पीपल आर विद ममता बनर्जी, लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। तो अगर ममता बनर्जी दोबारा जीतती हैं तो ये एक झटका हो सकता है मिस्टर मोदी के लिए। अदरवाइज देखते हैं ज्ञानेश कुमार जब तक हैं, और आज जिस तरह से हमने ज्ञानेश कुमार को देखा कि उन पर नोटिस है, उनको कुर्सी से हटाने के लिए पार्लियामेंट में महाभियोग का नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुर्सी पर जमे हुए हैं, और आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर रहे हैं। यानी वो व्यक्ति मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर रहा है, आचार संहिता लागू कर रहा है, जिसकी आचार संहिता को लेकर संसद में ऐतिहासिक नोटिस है जिसके खिलाफ। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।